एक कहावत है कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि इंसान के अंदर से जब एक बार डर खत्म हो जाता है तो फिर वो इंसान किसी भी हद तक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक इलाका पड़ता है गोल्फ सिटी, और इसी गोल्फ सिटी के फ्लैट नंबर 203 का रहने वाला ऋषभ सिंह। ऋषभ जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। ऋषभ की प्रेमिका का नाम है रिया गुप्ता। रिया जिसकी उम्र है 26 साल के आसपास। बात कर रहा हूँ मैं 17 अगस्त 2023 की शाम के करीब 3 बजे के आसपास। दरअसल ऋषभ अपने दोस्त अमनजीत को लेकर अपने फ्लैट पे पहुंचता है। रिया को जब आवाज़ देता है, रिया कोई जवाब नहीं देती है। इसीलिए ऋषभ सीधे रिया के कमरे में पहुंच जाता है तो देखता है कि रिया अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। ऋषभ रिया से कहता है कि मेरा दोस्त अमन आया है, उसके लिए चाय बना दो। उसके बाद से ऋषभ अमन के पास आकर के बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद रिया जब चाय बनाकर लाती है, तीनों एक साथ बैठकर घंटों देर तक बातचीत करते हैं। पर जैसे ही थोड़ी देर का और समय गुजरता है, अचानक आस पड़ोस के लोगों को ऋषभ के घर के अंदर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। आस पड़ोस के लोग जब गोली चलने की आवाज़ सुनते हैं, सब के सब अपने फ्लैट से बाहर निकलते हैं और ऋषभ के फ्लैट पे पहुंच जाते हैं। पर फ्लैट पे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गेट के बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के लोग जब गेट पे बाहर से ताला लगा हुआ देखते हैं, सबको बड़ा अजीब सा लगता है। सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि गोली चलने की आवाज़ घर के अंदर से आई थी, फिर बाहर गेट पे ताला क्यों लगा हुआ है। सबको लगता है कि शायद कमरे के अंदर कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। इसीलिए पड़ोस के लोग इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस भी अपनी टीम के साथ ऋषभ के फ्लैट पे पहुंच जाती है और फिर पुलिस गेट पे लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर एंट्री करती है। पर पुलिस जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल कमरे के अंदर फर्श पे रिया का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, पूरा फर्श जो खून से लथपथ हुआ था। पुलिस जब रिया की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे 2 गोलियां लगी हैं, जिसमें से एक गोली रिया के सीने पे तो दूसरा उसके सर पे लगा हुआ था। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले रिया की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी रिया के माता पिता को भी दे देती है। रिया के पिता का नाम है शिवशक्ति गुप्ता, माँ का नाम है गीता गुप्ता, जो सदर कैंट के गोता बाजार का रहने वाले हैं। रिया के माता पिता को जैसे ही मालूम चलता है, दोनों थाने में पहुंचते हैं और जब रिया की डेड बॉडी को देखते हैं, देख करके चीख चीख करके रोने लगते हैं। पुलिस जब रिया के माता पिता से रिया की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो रिया के माता पिता कहते हैं कि साहब, मेरी बच्ची ऋषभ के साथ ही लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। दरअसल मेरी बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि ऋषभ ने ही किया है। पुलिस रिया के माता पिता के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा ऋषभ पे दर्ज करती है। उसके बाद से पुलिस ऋषभ के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन अब ऋषभ का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिससे पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शायद रिया की हत्या ऋषभ ने ही किया है। उसके बाद से पुलिस अब ऋषभ की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और आखिरकार अगले दिन 18 अगस्त 2023 को ऋषभ के बारे में पुलिस को सूचना मिल जाती है। पुलिस को जैसे ही ऋषभ का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपने टीम के साथ लुल्लू मॉल के पास पार्क में जाती है और वहां से ऋषभ को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ऋषभ को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर ऋषभ से रिया की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। ऋषभ भी बिना किसी सख्ती दबाव के अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन ऋषभ जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। रिया, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है,
रिया के पिता जो अक्सर बीमार रहते हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी रिया की माँ गीता गुप्ता के ही ऊपर है। रिया अपने ही इलाके से अपनी पढ़ाई पूरी करती है। रिया जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में उतनी ही तेज। लेकिन रिया जैसे जैसे अपने उम्र में बढ़ते जाती है, कई तरह के उसके शौक भी बन जाते हैं। रिया कई लड़कों से दोस्ती ही नहीं करती है, बल्कि सोशल मीडिया पे छोटे छोटे कपड़े बनाकर रील्स बना करके भी पोस्ट करती है। रिया जब इस तरह की हरकत करती है, उसकी यह हरकत उसकी माँ गीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसलिए गीता अपनी बच्ची को काफ़ी समझाने की भी कोशिश करती है। लेकिन गीता जब रिया के ज़िंदगी में रोक टोक करना शुरू करती है, रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। गीता जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, रिया जब अपनी माँ की बात एक भी नहीं मानती है, आखिरकार गीता भी अपनी बच्ची को उसके हाल पे छोड़ देती है। रिया जब अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, कई सारे लड़कों के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है। पर जैसे ही रिया की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, साल 2019 में एक प्राइवेट कंपनी में उसे नौकरी मिल जाती है। रिया जब कंपनी में नौकरी करने के लिए जाती है, तो उसी कंपनी में रिया की मुलाकात पुष्पेंद्र सिंह बात्रा से होती है। पुष्पेंद्र और रिया की जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती है, बल्कि प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार पुष्पेंद्र और रिया शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इस शादी की मंजूरी दोनों के घर परिवार वाले भी दे देते हैं और साल 2019 में रिया और पुष्पेंद्र शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जीवन बेहतर तरीके से गुजरने तो लगता है, पर जैसे ही साल 2020 आता है, कोरोना की वजह से पूरे देश और दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से पुष्पेंद्र की नौकरी भी चली जाती है। इधर शादी का लगभग 6 महीने का समय भी गुजर जाता है, लेकिन शादी के बाद भी रिया के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। पुष्पेंद्र जो अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रहा था, तो वहीं पर रिया शादी के बाद भी अपने ही घर के अंदर से कई तरह का छोटे छोटे रील्स बनाकर, छोटे छोटे कपड़ों में रील्स बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, जो उसके पति पुष्पेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पुष्पेंद्र इस बात को लेकर अपनी पत्नी रिया को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी रिया अपने पति की एक बात नहीं मानती है। जब 1 साल का समय गुजरता है, रिया एक बच्ची को जन्म भी देती है, पर बच्ची के जन्म होने के बावजूद भी रिया रील्स ही नहीं बनाती है, बल्कि कई सारे लोगों से दोस्ती भी करती है, उनसे जाकर मुलाकात भी करती है। इस बात को लेकर के रिया के सास ससुर भी उसे काफ़ी रोक टोक करते हैं। लेकिन मामला जब धीरे धीरे बिगड़ना शुरू होता है, आखिरकार पुष्पेंद्र को समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी उसकी एक बात नहीं मानने वाली है। शादी के जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, आखिरकार 2 साल के बाद पुष्पेंद्र मजबूर होकर अपने पत्नी से तलाक ले लेता है। तलाक होने के बाद रिया अपनी बच्ची को लेकर मायके में चली आती है। उस बच्ची की जिम्मेदारी गीता के ऊपर आ जाता है। गीता उस बच्ची की जिम्मेदारी तो ले लेती है, लेकिन रिया के जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, रिया फिर से एक प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लेती है। उस कंपनी में जब नौकरी करने के लिए जाती है, तो उसी कंपनी में रिया की मुलाकात ऋषभ से होती है। ऋषभ जो प्रतापगढ़ ज़िले का रहने वाला है, उसके माता पिता प्रतापगढ़ के ही पैतृक गांव में रहते हैं। ऋषभ जो कि लखनऊ में ही नौकरी करता है और गल्फ सिटी के फ्लैट नंबर 203 में एक किराए का कमरा लेकर रहता है। ऋषभ और रिया के बीच में जब दोस्ती होती है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद से दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन दोनों जब लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं, रिया भी ऋषभ से अपनी सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन अपने पहले शादी के बारे में ऋषभ से कुछ भी नहीं बताती है। जैसे ही 6 महीने का समय गुजरता है, दोनों जब एक साथ अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ऋषभ को रिया की सच्चाई मालूम चलना शुरू हो जाता है। दरअसल रिया जब ऋषभ के साथ भी लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, इसके बावजूद भी रिया अक्सर शॉर्ट वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट ही नहीं करती है, बल्कि कई लोगों के साथ में मिलना जुलना भी करती है। रिया जो कि शराब भी पीती है। शराब के बारे में जब ऋषभ को मालूम चलता है, हालांकि इसका विरोध नहीं करता है, क्योंकि ऋषभ भी शराब पीता है। अक्सर रिया और ऋषभ क्लब में एक साथ ही शराब पीने के लिए जाते हैं। पर जैसे ही 6 महीने का समय गुजरता है, अब रिया ऋषभ के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। ऋषभ उसे समझाते हुए कहता है कि अभी मेरा माली हालत उतना ठीक नहीं है, जैसे ही हमारे पास कुछ पैसा हो जाएगा
हम शादी कर लेंगे। पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, ऋषभ जब रिया के बारे में मालूम करना शुरू करता है, आखिरकार एक दिन ऋषभ को रिया की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। ऋषभ को जब रिया के बारे में सच्चाई मालूम चलता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसकी एक बच्ची भी है, ये जान करके ऋषभ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ऋषभ सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार रिया ने उससे ये सच्चाई छुपाई क्यों। हालांकि इसके बावजूद भी ऋषभ रिया से इस बारे में बातचीत नहीं करता है बल्कि उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रिया को जब और भी कई लोगों से बातचीत करते हुए देखता है, ऋषभ को पसंद नहीं आता है। इसीलिए ऋषभ रिया को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी रिया के अंदर कोई बदलाव नहीं होती है, जिसकी वजह से अब दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाती है। जैसे ही दोनों के बीच में दूरियां बननी शुरू हो जाती है, अब रिया ऋषभ के ऊपर और भी ज़्यादा शादी करने का दबाव डालने लगती है। ऋषभ रिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे परिवार के साथ रहना होगा। लेकिन रिया ऋषभ के परिवार के साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होती है। लेकिन बात सबसे ज़्यादा तब बिगड़ जाती है जब 16 अगस्त 2023 को शाम के वक्त रिया ऋषभ को लेकर अपने एक दोस्त के पार्टी में जाती है। पार्टी में जब पहुंचती है, ज़्यादा शराब ही नहीं पीती है बल्कि नशे के हालत में अपने दोस्तों के साथ अश्लील तरीके से डांस भी करती है। ऋषभ उसी पार्टी में रिया को काफ़ी समझाता है, लेकिन रिया उल्टे अपने प्रेमी के ऊपर ही भारी पड़ जाती है। अपने दोस्तों के सामने ही ऋषभ को बेइज्जत कर देती है। रात्रि के वक्त जब दोनों वापस अपने घर पे आते हैं, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। दोनों के बीच में जैसे ही झगड़े तकरार शुरू होता है, रिया कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मैं अपना लुलु मॉल में सैलून खोलना चाहती हूँ। पैसे की जब डिमांड करती है, ऋषभ के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए उसे पैसे नहीं दे पाता है। पैसे जब नहीं दे पाता है, इस वजह से रिया और काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसी रात को ही ऋषभ से शादी करने के लिए कहती है। शादी की जब जिद करने लगती है, ऋषभ भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में उसे जवाब दे देता है कि मैं तुमसे अब कभी शादी नहीं करूँगा। जैसे ही शादी से इनकार करता है, रिया एकदम से गुस्से में आकर के उसे धमकी देने लगती है। रिया उसे कहती है कि कई महीनों तक मेरे शरीर के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो याद रखना, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा ही दर्ज नहीं करूंगी बल्कि कोर्ट में भी घसीट कर लेकर जाऊंगी। रिया ऋषभ को धमकी नहीं देती है बल्कि उसी रात को ही अपने वकील के पास फ़ोन करती है और ऋषभ के सामने ही वकील से कहती है कि मैं ऋषभ के ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहती हूँ। तुम ऐसा केस बनाओ कि ऋषभ की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जैसे ही अपने वकील से इस तरह की बातें कहती है, ये सुन करके ऋषभ को अब अपनी ज़िंदगी को लेकर डर सताने लगता है। ऋषभ सोचने लगता है कि अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद से हर हाल में उसे जेल जाना होगा और उसकी बेल भी नहीं हो पाएगी। इसी बात को लेकर के रात्रि के वक्त ही दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। झगड़े तकरार होने के बाद जब दोनों सोने के लिए जाते हैं, रिया तो गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन ऋषभ की आंखों में नींद ही नहीं आती है। कैसे भी करके पूरी रात अपनी काटता है। सुबह जब उठता है, रिया से कुछ भी बात नहीं करता है बल्कि सीधे अपने दोस्त अमनजीत के पास जाता है और जाकर रिया के बारे में सब कुछ अमन से बताता है। अमन ऋषभ को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और रिया को समझाता हूँ। करीब 3 बजे के आसपास ऋषभ अमन को लेकर अपने फ्लैट पे पहुँचता है। रिया जब चाय बनाकर लाती है, तीनों बैठ करके बातचीत करते हैं। अमन दोनों को काफ़ी देर तक समझाता है। लगभग 1 घंटे तक तीनों जब बातचीत कर लेते हैं, अमन को भी जब लगता है कि मामला सुलझ चुका है, अमन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अमन जैसे ही ऋषभ के घर से निकलता है, इधर रिया फिर से ऋषभ से झगड़ा तकरार शुरू कर देती है। रिया ऋषभ से कहती है कि ये मामला हम दोनों का बीच का है, तुम अमन को हम दोनों के बीच क्यों लेकर के आए। इसी बात को लेकर के जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, ऋषभ इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपने पास से एक हथियार निकालता है और फिर रिया के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसमें से एक गोली रिया के सीने पे तो दूसरी गोली उसके सर में जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से रिया की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ऋषभ तुरंत ही अपने फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर गेट पे ताला लगाकर मौके से फरार हो जाता है।
वाकई में ऋषभ जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस ऋषभ के तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रेगुलर मेरा वीडियो ही नहीं देखते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिसमें से एक का नाम है मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जो बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं। मनोज शर्मा जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप अपना प्यार बेशकीमती मुझे इतना देते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं राजवीर सिंह पोसवाल, जो पेशे से एक एडवोकेट हैं, जो जिला अमरोहा के थाना हसनपुर के अंतर्गत के रहने वाले हैं। राजवीर सिंह जी भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप अपना प्यार मुझे इतना देते हैं। फिर मिलते हैं कल एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।